सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी के बीच प्रस्तुत हो अपने करंट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम अपने अकाउंटेंसी के नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर फंडामेंटल, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चेंज इन पीएसआर के बेस पर 10 मार्क्स के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इंपॉर्टेंट 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज सॉल्व। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज के वर्कशीट का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि 1 मार्कर्स दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एवरेज प्रॉफिट माइनस टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि एक फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? आउट ऑफ दीज 4, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या फिर सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, पहली बात तो आपको बता देना चाहूँगा, कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। ये आपको कभी नहीं मानना है, बट ये जरूर है कि दिस इज द रेयरेस्ट चांस कि नन ऑफ दीज होगा, और आपको उस तक पहुंचने से पहले अपने क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से सॉल्व कर लेना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे मन में एक ऐसे ही पॉइंट आया तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, हमारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो दिया गया था, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एज यू ऑल नो, आप गुडविल वैल्यूएशन का चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये फॉर्मूला हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का है। एंड देन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेने के बाद अगर हम रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपके सामने आता है नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसा कि आपको लिख कर दिया गया था, सबसे पहला टर्म एवरेज प्रॉफिट, वो तो एज इट इज रख देते हैं, एंड माइनस जो ब्रैकेट के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था उसको हमने डिकोड किया, तो उससे बना कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट से मल्टीप्लाई करने पे बना नॉर्मल प्रॉफिट। तो यानी एवरेज प्रॉफिट के बाद बेसिकली वो इनडायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट लिख रहे हैं, और अगर हम एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सुपर प्रॉफिट। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कि हमारा ऑप्शन बी यानी कि सुपर प्रॉफिट सही आंसर है इस क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड अगेन ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज और आर। तो इज और आर लिखने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ओपनड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ना आपके सामने जो चॉइसेस अवेलेबल है और साथ में क्वेश्चन जो स्टेटमेंट यूज किया गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है कई बार, क्योंकि डिसोल्यूशन वर्ड से सबको एक ही चैप्टर समझ में आता है, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन एक्चुअली एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग दो जगह यूज करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन तक पहुंचे, यानी कि आंसर रिवैल्यूएशन होगा या रियलाइजेशन होगा, इस तक पहुंचे, तो मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए आपको। मैं पहले वही आपको लेकर चलता हूँ, आप अच्छे से पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हमारा आंसर है वो क्यों है और क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, डिसोल्यूशन दो तरह के टर्मिनोलॉजीज में हमारे सामने आता है। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप और फर्म कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर एक ही मान लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप तो पार्टनर्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहते हैं, जो कभी भी चेंज होता रहता है। जैसे कि 2 पार्टनर्स पहले थे, फिर 3 हो गए, तो ये हो गया पार्टनरशिप में चेंज होना। लेकिन फर्म जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को एक साथ फर्म वर्ड से डिनोट किया जाता है। और डिसोल्यूशन वर्ड का तो एक ही मतलब है कि पुराना जो बिजनेस एंटरप्राइज है, पुराना जो रिलेशनशिप है, वट एवर इट इज, वो डिसॉल्व हो गया, बाय मींस खत्म हो गया। तो अगर हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी खत्म हो गया क्या, लेकिन पार्टनरशिप यानी सिर्फ रिलेशनशिप खत्म हुआ है, बिजनेस नहीं खत्म हुआ है, बिजनेस इज गोइंग ऑन। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलने का मतलब तो क्लियर है कि फर्म यानी बिजनेस ही डिसॉल्व हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। तो अगर इस तरह आप समझोगे तब आपको लगेगा कि दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारे चैप्टर या यूनिट कहे तो अच्छा होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आते हैं, जिसके चैप्टर नेम्स हैं चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। इन सबको ही हम कहते हैं
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पुराना रिलेशनशिप पार्टनर्स का डिसॉल्व होता है और नया यानी रिकंस्ट्रक्ट होता है। और जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक ही मतलब है, दैट इज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं यानी बिजनेस को बंद करते हैं, तो आप जिस अकाउंट को ओपन करते हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। और जब आप रिकंस्टिट्यूट फर्म का करते हैं, चाहे चेंज इन पीएसआर हो या फिर डेथ का चैप्टर, एडमिशन या रिटायरमेंट, तो आप ओपन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे कि अगर कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे कि रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों या उनमें से कोई एक। ये लिखा था आपकी चॉइसेस में, जिसमें से आप क्लियर है कि वैसे आपको ये भी मालूम है किसी भी चैप्टर में ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया है और रिलेशन अकाउंट भी बनाया होगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सिर्फ बना होगा या फिर रिलेशन बना होगा। फिलहाल जो भी आपका जवाब है वो कंफर्म कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए था, इसलिए इतना कुछ मैंने लिखकर बताया है और एक्सप्लेन किया। So the correct answer is revaluation account because this is the case of dissolution of partnership, not the case of dissolution of firm. So option A is absolutely correct. Now let's move to our third question. Now ये third question जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 4 marks का question है. Now from the following information, calculate the value of goodwill by. So there are two methods given to calculate goodwill. First is capitalized value of super profit and other is capitalized value again, but it is from average profit. And एक चीज जो आप सभी को अच्छे से पता होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू के दो मेथड्स हैं, दोनों जो यहाँ लिखे गए हैं, एंड दोनों ही मेथड से आंसर सेम आता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको सप्लाई किए गए, लाइक प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसमें से 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, एंड ऑल आर गिवन इन अ पॉजिटिव विदाउट एनी ब्रैकेट, दैट मीन्स ऑल आर प्रॉफिट हियर। नाउ second information is that the total assets of the firm is given as rupees 16 lakh, whereas the external liabilities valued rupees 4 lakh. और assets और liabilities की values को देख करके हम लोग, आप समझ ही गए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऑलरेडी आ चुका है, हम कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू पता लगा सकते हैं। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में चारों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल कर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज एनुअल रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर वॉज रुपीज 30,000। पार्टनर्स को एनुअली रेमुनरेट कितने रुपए से किया जाएगा, दैट इज कैलकुलेटेड अमाउंट इज गिवन, दैट इज रुपीज 30,000। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब ये जो 4 साल ऊपर डिटेल्स दिए गए, उन चारों साल में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था अर्निंग का इनका, वो 15% के नियर बाय था ऑन द एवरेज बेसिस। तो इन सभी को यूज करते हुए आपको दोनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, जिसमें से एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। और जैसा आप जानते हैं, हम चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो कैपिटलाइजेशन का, हमें एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले तो बहुत जरूरी है निकालना। तो ये रहा आपके सामने एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन, विच इज नॉट द टफ वन एट ऑल। गिवन चारों साल के प्रॉफिट्स को आपने ऐड कर लिया एंड डिवाइड बाय 4 कर लिया, एंड दैट इज हाउ यू गेट टू द अमाउंट रुपीज 3,75,000। बट यहीं पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना होगा कि जिस वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट किया, इट इज बेसिकली एवरेज प्रॉफिट विदाउट द पेमेंट ऑफ द रेमुनरेशन। और अगर हमारे गुडविल वैल्यूएशन के क्वेश्चन में रेमुनरेशन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द एनुअल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और जबकि हमारे इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि एनुअल रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स रुपीज 30,000, तो बस आपको कैलकुलेट नहीं करना है, दिया गया है। और जैसे ही आप किसी भी रेमुनरेशन को पे करेंगे, तो इट विल ऑलवेज रिड्यूस योर प्रॉफिट। सो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 30,000 हर साल के प्रॉफिट से माइनस करने के बाद एवरेज निकाल लो, और या फिर एवरेज निकल के आने के बाद डायरेक्टली उसमें 30,000 ही बस घटा दो एग्रीगेट में। इससे जो आपके पास आएगा दैट विल बी द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। ठीक है, और रेमुनरेशन एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको हम बिल्कुल डिडक्ट करेंगे, बिना उसके डिडक्ट करे अगर आप आंसर निकालोगे तो इट विल कंक्लूड टू द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो पहली चीज ये कि इस क्वेश्चन में हमारा एवरेज प्रॉफिट 3,75,000 नहीं है, बट इट इज नाउ 3,45,000। और जहां कहीं भी आपको एवरेज प्रॉफिट अब इस क्वेश्चन में यूज करना है, यू हैव टू राइट 3,45,000, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट 3,75,000। ठीक है, यहीं से मिस्टेक मेनली क्रिएट होते हैं। नाउ अगर हमें सुपर प्रॉफिट पर जाना होगा, तो देन वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एंड विच विल बी रुपीज 12 लाख। तो 12 लाख हमारे क्वेश्चन का कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हुए हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड वाज कैलकुलेटेड एज 12 lakh and then rate was given as 15%, so 1,80,000 was the amount of normal profit.
एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल यहाँ आ गया, तो दैट मीन्स वी कैन गो फॉर सुपर प्रॉफिट. Average profit minus normal profit is equal to 3,45,000. That means the profit arriving after the reduction of annual remuneration minus the normal profit, which is rupees 1,80,000, and then super profit is equal to rupees 1,65,000. सो फाइनली हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, सुपर प्रॉफिट भी है, एंड रिमेनिंग डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. तो अब हम अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं. बस यू आर रिक्वायर्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूला. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. बस आप सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को क्या कर लीजिए, कैपिटलाइज, एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ द गुडविल. और जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी प्रॉफिट को अगर आपको कैपिटलाइज्ड करना है तो बहुत सिंपल सा काम है. उस प्रॉफिट को पहले पता लगा लो एंड देन मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट, यानी कि 100 अपॉन रेट कर लो. दैट विल बी द कैपिटलाइज्ड वैल्यू. तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, जस्ट अब आपने देखा 1,65,000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट करने पर आ जाता है 11 लाख. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड विच इज इक्वल टू गुडविल इन दिस मेथड. सो एक आंसर आ चुका है. एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने निकाला. आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इफ सेपरेट वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो दो बार हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला हुआ एंड नेट एसेट्स अल्टीमेटली नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, सो बेसिक डेटा सेम हो जाएंगे. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेम वही कॉन्सेप्ट, एवरेज प्रॉफिट पहले आप ले लेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स माइनस कर देंगे उसमें से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें रेसिप्रोकल ऑफ द रेट, दैट इज 100/15. इससे आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज ₹23 लाख, विच इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. और नेट एसेट्स का जैसे मैंने कहा था मतलब सेम होता है, सिमिलर टू द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 12 लाख रुपीज एंड दैट विल इक्वल टू 11 लाख. तो जैसा आप देख पा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड फिगर से कैलकुलेट किया गया गुडविल का आंसर सेम आ रहा है 11 लाख रुपीज. सो दिस इज द की फैक्टर है. सो ये क्वेश्चन भी फाइनली सॉल्व हो चुका है. नाउ वेरी क्विकली वी आर मूविंग टुवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का अगेन है. ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:2:1. On 1st April 2023, they decided to change the ratio in equal proportion. As you all know कि आज का वर्कशीट हमारे चेंज इन PSR के टॉपिक पर बेस्ड ऑन है, जिसका बेसिक मतलब यही है कि रेशियो पार्टनर्स का चेंज होता है और जिसके वजह से पार्टनर्स को गेन एंड सेक्रीफाइसेस होते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे यही दिया गया है दैट देयर वर 3 पार्टनर्स नेम्ड एज ABC and the old ratio of that partners, those partners is 2:1 and now they have decided to share in equal proportion. So they have just changed the ratio from 2:1 to 1:1:1 and accordingly they will gain and sacrifice also. We need to calculate that, but इससे पहले कि हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लें हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या हमें गेन सेक्रीफाइस की ज़रूरत होगी या बिना उसके भी काम चलेगा. सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो द फॉलोइंग बैलेंसेज वर अपीयर्ड. तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब हम गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं और कब नहीं भी निकालते हैं. फिलहाल आप क्वेश्चन को पहले देखें. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू दी गई 75,000 और अब अच्छे से जानते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते भी है नहीं भी करते हैं इस चैप्टर में. इसी को क्यों, किसी भी रिजर्व एंड सरप्लस को डिपेंड करता है पार्टनर्स का डिसीजन क्या है. बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सबसे पहले हम तो चेक करते हैं कि क्लेम की वैल्यू है तो क्या है, यानी कितनी है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन रिजर्व. द जनरल रिजर्व इज गिवन एज 45,000. तो इसमें कोई कंडीशंस नहीं होते, बस इतना ही देखना होता है कि पार्टनर्स बांटने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है. एंड ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपीज. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 1,40,000. तो बताना चाहूंगा गुडविल किसी भी चैप्टर जो रिकंस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं, यानी एडमिशन भी है, इवन रिटायरमेंट है, डेथ है और प्रेजेंट चैप्टर चेंज इन PSR, जब भी आपको गुडविल का एक फिगर दिया जाता है तो उसको लेकर के आप ऑलवेज गेन और सेक्रीफाइस के ही कॉन्सेप्ट्स में रह करके एंट्रीज बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका. तो गुडविल तो एक फिक्स चीज हो गया कि इसके लिए आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. एंड नाउ वी हैव फाइनली कंक्लूडेड दैट हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा गेन एंड सेक्रीफाइस. तो गुडविल हो गया. देन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 60,000. तो जैसा मैंने कहा कि जब तक आप क्लेम की वैल्यू को नहीं जान लेंगे तब तक आप इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं. तो अब हमारे पास क्लेम भी अवेलेबल है और अभी भी हमको वेट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना भी है कि नहीं करना है. नाउ द डिसीजंस इज गिवन इन द लास्ट लाइन. द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट
पार्टनर्स नहीं बांटेंगे, बट क्या अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, आपको बताया जा रहा है कि जो जनरल रिजर्व है इसको नहीं बांटना है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो, यानी कि पॉइंट नंबर 2 एंड 3 ये जो दो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस है इसको आप नहीं बांटेंगे, पार्टनर्स ऐसा तय कर रहे हैं। हाउ एवर अगर कुछ ना बोला जाता, बाय मीन्स क्वेश्चन साइलेंट रहता अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज थ्री, तो हम वही रूल लगाते जो एडमिशन के चैप्टर, रिटायरमेंट के चैप्टर में फॉलो होता है, बाय मीन्स जनरली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर डालते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। एंड रिक्वायरमेंट इज गिवन एज पास्ट नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, चाहते हैं कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, और गुडविल का तो गेन सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट है ही, तो जिस जिसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उनको हम लोग गेन और सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट में करते हैं, जैसे कि गुडविल के लिए किया जाता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जनरल रिजर्व, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को आपस में मिक्स अप कर लेंगे, एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन उससे गेन सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट पर एक एंट्री बना डालेंगे। और वर्कमैन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, तो एज पर द रूल्स कोई भी रिजर्व अगर कुछ ना बोला जाए रिकॉन्स्टिट्यूशन में, तो सरप्लस अमाउंट ऑफ दैट रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो वर्कमैन रिजर्व है तो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बट क्लेम को समझते हुए। सो नाउ फाइनली क्वेश्चन इज ओवर। अब आप देखते हैं, हम देखेंगे कि एंट्री क्या बनती है, कैसे बनती है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि ये कंफर्म हो चुका है कि हमें गेन और सेक्रीफाइस चाहिए होंगे, तो उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो का डेटा हमने रख दिया है 2:1 के अकॉर्डिंग, एंड इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो, एंड सॉल्व करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फ्रैक्शन है जिनका 1/15 ईच, एंड एज अ रिजल्ट पार्टनर सी गेन करेगा और जिसका फ्रैक्शन बन रहा है 2/15। और ये भी रूल आप सभी को मालूम होगा कि जो पार्टनर गेनिंग होता है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, दैट इज वाई partner C will be debited in the adjustment entry and the sacrificing partner that is A and B will be credited। और ये चैप्टर चेंज इन PSR में ही ऐसा नहीं है, जितने भी चैप्टर हमारे हैं एडमिशन और इवन रिटायरमेंट डेथ, सब जगह इसी की सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी पार्टनर गेनिंग होता है वही डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है। तो ये भी एक आसान सी बात है आपको याद रखने के लिए। नाउ वर्कमैन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो जैसा हमने कहा आफ्टर द अमाउंट ऑफ क्लेम द रिमेनिंग सरप्लस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन रिजर्व सबसे पहले तो डेबिट हो जाएगा बाय मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट क्लोज होना तय है, दैट इज बाय ₹75,000 द होल अमाउंट, एंड इस रिजर्व में से उस अमाउंट को आप क्लेम के अकाउंट में ट्रांसफर कर डालिए जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, यानी प्रोविजन के नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो क्वेश्चन में 60,000 बोला गया है। और फिर इसके क्लेम को देने के बाद या उसको सेपरेट करने के बाद जो बच गया रिमेनिंग 15,000, उसको आप उन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, एंड विच वाज 2:2:1। दैट इज वाई A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹6,000, 6,000 एंड 3,000। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके मन में क्वेरी आ चुका होगा, हो सकता है कि अगर 75,000 से उस क्लेम की वैल्यू ज़्यादा होती, यानी जैसे 60 है तो अगर ये 80 होता तो आप यहाँ पे 80 ही लिखते, बट 5,000 रुपीज़ पे नीचे नहीं, डेबिट में कम पड़ रहा होता, और इसी डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए आप उस समय रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी उस समय एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेम रीवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट फिर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका वर्कमैन रिजर्व क्लोज हो गया, क्लेम को देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। एंड नाउ गुडविल एंड फॉर अदर टर्म्स, जिसको पार्टनर्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते उनके लिए एंट्री, और जिसके लिए हमें तीनों को कंबाइन करने की जरूरत है अपना टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज हम तीनों की एक एक एंट्री सेपरेट बना सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, देन दिस इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें से इसको हमने माइनस रखा है क्योंकि डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है लॉस। तो गुडविल प्लस रिजर्व माइनस लॉस, टोटल बन रहा है 1,35,000। बस आपको 1,35,000 को यूटिलाइज करना है, और गेन सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग तो एंट्री पहले ही बन चुकी है कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज अ गेनिंग पार्टनर, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स वर सेक्रीफाइसिंग, दैट इज वाई दे आर क्रेडिटेड, एंड बाय यूटिलाइजिंग द फ्रैक्शन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस एंड दिस अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री दैट इज ₹1,35,000, वी विल गेट टू दिस अमाउंट ₹18,000 फॉर सी एंड 9,000 ईच फॉर ए एंड बी। इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट इफेक्ट भी पूरा हो जाता है गेन सेक्रीफाइस का बिकॉज ऑफ चेंज इन PSR फॉर रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फॉर गुडविल।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। इसमें 2 एंट्रियां बन सकती थी जो बन गई हैं। तो फाइनली ये वर्कशीट हमारा पूरा हो जाता है। एंड अगेन हमने गुडविल के चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर अप करने की कोशिश की है, एज वेल एज चेंज इन पीएसआर से 3 एंड 4 मार्कर्स क्वेश्चन को भी कवर अप करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा हो, आपके एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको हेल्प मिली हो। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर से अगेन 10 मार्क्स का एक वर्कशीट लेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे ही वाइटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेज करूंगा मैं और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड अगेन उस चैप्टर का प्रिपरेशन आपका मैं करवाऊंगा। सो चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।